नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी टॉपिक के अंतर्गत इकोलॉजिकल नीच के बारे में जानेंगे। इकोलॉजिकल नीच क्या होता है? आपको शायद ये सब वर्ड नया लग रहा होगा, कभी नहीं सुने होंगे, लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। इसका पर्यावरण पढ़ने में या पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन करने में काफ़ी सहयोग मिलेगा, आपको काफ़ी चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप इसे बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं इकोलॉजिकल नीच होता क्या है। देखिए, इकोलॉजिकल नीच को ही आगे हमें जानेंगे कि इसको पारिस्थितिक नीच या कहीं आपको नीके पढ़ने के लिए मिल जाएगा, कहीं नीच पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आप घबराइएगा नहीं, आराम से आपको जो मन करे, नीच मन करे, नीके मन करे, नीच मन करे, जो बोलिए, है ना। इसका अर्थ क्या होता है आगे इसको समझ लेते हैं। इकोलॉजिकल नीच का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी जीव अपने परिवेश के साथ अनुकूलन करने के लिए जिन भौतिक, रासायनिक और जैव दशाओं को आधार बनाकर अपना अनुकूलन करता है, वे दशाएं ही इस जीव का इकोलॉजिकल नीच कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए। यानी कहने का मतलब है, जैसे आप जिस क्षेत्र में रह रहे हैं, तो उस क्षेत्र में कहने का मतलब है कि आपके लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाएं जो है अनुकूल है, तभी आप उस क्षेत्र में रह रहे हैं। अगर आपके लिए इनमें से कोई भी दशाएं अनुकूल नहीं होगी, तो आपको वहाँ पे सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल होगा। जैसे मान लिया जाए कि आदमी जो है चंद्रमा पे जाता है, आदमी चंद्रमा पे जाता है, तो आपको पता है कि विशेष प्रकार का एक तरह से हम कुछ पहन के वैसा जो है, ये जो अंतरिक्ष यात्री जाता है वो काफ़ी ताम झाम के साथ जाता है, ऑक्सीजन का सिलेंडर वगैरह सब लेके जाता है। वहाँ हमारे अनुकूल जो है वातावरण नहीं है, हम वहाँ पे सिंपली तरीके से सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कि मेरे लिए जो है इकोलॉजिकल नीच है वो मेरे अनुकूल नहीं है, हमारे अनुकूल नहीं है ना। तो उसी प्रकार से प्रत्येक जीव जंतुओं के लिए हम एक निर्धारण करते हैं कि किस जीव के लिए यहाँ पे इकोलॉजिकल नीच है या नहीं है। इसका आगे और भी यूज है, आगे यहाँ पे बस ये समझिए। अब यहाँ पे इसको हम समझते हैं कि ये जो भौतिक, रासायनिक और जैविक दशाएं क्या होती है, इसको भी समझ लेते हैं थोड़ा, है ना। अगर भौतिक दशाएं की बात करें तो तापमान अनुकूल होना चाहिए। अब मान लीजिए जहाँ पे तापमान -10 डिग्री सेल्सियस तापमान है कि नहीं, या 80 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो वहाँ पे हम रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। वर्षा होना चाहिए, यानी कहने का मतलब पानी उनी का अच्छा व्यवस्था होना चाहिए, है ना। तो एक भौतिक दशाएं में आता है ना। ऐसा नहीं कि सभी जगह पानी वर्षा समान रूप से ही होती है ना, लेकिन मतलब हम उसे अनुकूल मानते हैं कि ये जो है भौतिक दशाएं जो है अनुकूल माना जाता है। आर्द्रता, वायु, ये सब भौतिक दशाएं हैं। उसी प्रकार से रासायनिक दशाएं की बात करें तो जैविक और अजैविक पोषक पदार्थ, है ना, श्वसन। इसके अलावा जैविक दशाएं की बात करें हम तो जैसे उपापचयी प्रक्रिया। उपापचयी क्रिया का मतलब क्या होता है? जैसे शरीर में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है, शरीर में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित जो प्रक्रियाएं होती है, उसी को हम कहते हैं उपापचयी क्रिया। जैसे आप मान लिया जाए कि रोटी खाए या चावल खाए, आपके शरीर को कार्बोहाइड्रेट मिला, ऊर्जा मिला, तो एक हम कह सकते हैं कि उपापचयी क्रिया हुआ आपके अंदर, है ना। तो उसी प्रकार से प्रजनन, हम अपना अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रजनन भी आवश्यक है। तो ये सभी कहने का मतलब दशाएं हैं जो हमारे इकोलॉजिकल नीच को निर्धारित करता है कि हमारे लिए जो है, हमारे लिए या किसी भी जीव के लिए इकोलॉजिकल नीच जो है वो अनुकूल है या नहीं है। अब आगे बात करते हैं, जैसे हम एक उदाहरण के तौर पर ऐसा बात करें कि सांप और मानव का इकोलॉजिकल नीच अलग अलग होता है। जब हम एक बोलें, एक कथन दें, तो बिल्कुल सही बात है। इसलिए अलग अलग होता है कि जो चीज़ हम खा के पचा देते हैं वो सांप खा कर नहीं पचा पाएगा, है कि नहीं। उसका रहने का आवास अलग है, मेरा रहने का आवास अलग है। वो मांद में रह लेता है, हम मांद में नहीं रह पाएंगे, है ना। जैसे सांप हम दूध पी के पचा लेते हैं, लेकिन सांप दूध नहीं पीता है। सांप जो है, ऐसा फिल्मों में देखे होंगे कि सांप दूध पीता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सांप के पास वैसा एंजाइम नहीं होता है कि दूध को पचा सकता है ना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सांप और मानव का इकोलॉजिकल नीच अलग अलग होता है कि नहीं। या हम एक चिड़िया से भी कह सकते हैं कि जो चिड़िया का इकोलॉजिकल नीच है और हमारा मानव का इकोलॉजिकल नीच है, वो दोनों अलग अलग है। तो ये चीज़ें जो है आप समझ गए हो कि इकोलॉजी जो है, पारिस्थितिक नीच का मतलब क्या होता है, ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब ये जो है दो प्रकार का होता है। इकोलॉजिकल नीच जो होता है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक मूलभूत नीच और एक होता है अर्जित नीच। ये दोनों को समझिए थोड़ा ध्यान से। दोनों का मतलब क्या होता है?
अभी एक प्रजाति के लिए स्थितियों का ऐसा आदर्श समुच्च होता है जिसमें बिना किसी प्रतिस्पर्धा के अनुकूलन हो सकती है। यानी कहने का मतलब है कि मूलभूत नीच का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसे ये मान लिया जाए कोई एक क्षेत्र है, इसमें हम बिना प्रतिस्पर्धा के, यानी हम बिना किसी प्रकार के संकट के हम इसमें आसानी से अपना सर्वाइव कर रहे हैं, तो मेरे लिए मूलभूत नीच होगा, है कि नहीं। यहाँ कोई हमारे लिए दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया मूलभूत नीच। अब अर्जित नीच की बात करते हैं। अर्जित नीच क्या होगा, तो इसको कहा जाता है कि मूलभूत नीच का वह भाग होता है। देखिए इसी के में से इसको हम फिगर से क्लियर कर देंगे, ध्यान से सिर्फ समझिए। अभी मूलभूत नीच का वह भाग जिसे जीव उपभोग में या उपयोग में लाने की क्षमता रखता है कि नहीं। जैसे इसको एक उदाहरण से समझिए, जैसे फिगर से समझिए इसको, या फिगर देख रहे हैं, मान लिया जाए कि ये फिगर जो है पूरा क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ना, तो ये क्षेत्र जो है हिरन के लिए, मान लिया जाए कि इतना जो क्षेत्र है, इतना ये वाला क्षेत्र टोटल, ये हिरन के लिए अनुकूल क्षेत्र है। हिरन का नाम तो सुने ही होंगे। तो ये हिरन के लिए टोटल ये इतना इधर प्रतिकूल क्षेत्र है, इधर मान लीजिए मरुस्थल है, तो मरुस्थल में हिरन रहेगा नहीं रहेगा, उसको घास चाहिए ना, तो ये वाला उसके लिए प्रतिकूल क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र इतना है इसके लिए अनुकूल क्षेत्र है, घास से हरा भरा है, ये अपना जीवन सर्वाइव जो है काफ़ी बेहतर तरीके से कर सकता है हिरन। अब यहाँ पे इसको, ये टोटल जो क्षेत्र है इसको हम कहेंगे मूलभूत नीच, है कि नहीं, इसके अनुकूल है। लेकिन अब यहाँ पे बात ये आ जाए कि हिरन सिर्फ इतना क्षेत्र का ही अपना यूज करें। ये जो है यदि हिरन सिर्फ इतने भाग का उपयोग में लाने की क्षमता रखता है तो इसको कहा जाएगा हिरन का अर्जित नीच। यानी कि इसको हम कहेंगे हिरन का अर्जित नीच, कि इतना ही भाग को जो है यूज में ला रहा है, तो इसको कहा जाएगा हिरन का अर्जित नीच। तो ये चीज़ समझ गए होंगे नीच का परिभाषा जो है, उसके साथ साथ उसका जो प्रकार है वो। अब इसका देखिए, इसमें थोड़ा सा ये चीज़ और समझ लेना है आपको कि इसका यूज क्या है। तो इसका यूज के बारे में समझिए। तो नीच की अवधारणा को आधार बनाकर, ध्यान रखिएगा, नीच की अवधारणा को आधार बनाकर ही प्रजाति संरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं का निर्धारण एवं संचालन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि प्रजातियों के लिए ये स्थिति अनुकूल है या नहीं है, या उसका क्षय क्यों हो रहा है। आगे हम जब जैव विविधता पढ़ेंगे तो इसका काफ़ी यूज होने वाला है ना। तो ये चीज़ें आप समझिएगा। जैसे हम मान लें कोई प्रजाति को देखते हैं कि इसका जो है धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, ये संकटग्रस्त हो चुका है, तो उस स्थिति में उसको हम कंजर्वेट करते हैं, यानी इसको संरक्षण प्रदान करते हैं। और संरक्षण प्रदान करने के लिए दो विधि अपनाया जाता है, एक इन सीटू कंजर्वेशन, एक एक्स सीटू कंजर्वेशन। ये सब होता क्या है हम आगे पढ़ेंगे, बस यहाँ पे सिर्फ जानिए कि इन सीटू और एक एक्स सीटू। इन सीटू का मतलब जैसे हम शॉर्ट में बता देते हैं अभी, जैसे मान लिया जाए कि कोई जैविक उद्यान जो है, जैसे पटना में कोई जैविक उद्यान है, संजय गांधी जैविक उद्यान, तो उसके अंदर हम अगर जीवों का संरक्षण कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं इन सीटू। अगर कहीं पे जैसे नीलगिरी जो है जैव आरक्षण केंद्र है, तो वहाँ पे हम जो उसका प्राकृतिक आवास था उसी में अगर हम उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं, है ना, तो उसको हम कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो ये चीज़ें सिर्फ इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा इसको, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि आप इकोलॉजिकल नीच क्या होता है आप इसे समझ पाए होंगे, है ना। आज के लिए इतना ही।